हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी जो डेली करंट अफेयर मैगजीन है आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मैं बार-बार कहती हूँ कि आप जितना इसको पढ़ेंगे उतना आपका एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और जो भी कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। एक रेगुलैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं डेली पढ़ेंगे तो फिर चीजें आपकी मिस होंगी और एंड टाइम पे जब आप मंथली मैगजीन्स या ईयरली मैगजीन पढ़ते हो तो वो चीजें दिमाग में रिटेन नहीं रह पाती हैं और एग्जामिनेशन में आप रिकॉल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स आप करके चले आते हैं। तो इन्हें डेली पढ़िए, डेली हमारे वीडियोस आते हैं। आप हमसे सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे कनेक्ट होइए। हमारे से डायरेक्ट जुड़िए, हमारे से व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा आपको शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। टेलीग्राम पे आपके लिए क्विज आता है। तो आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और और भी लोगों को कहिए कि वो हमसे जुड़े। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ। इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने पुलित्जर प्राइजेस 2026 जीते हैं। दो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा। और इन्होंने जीता है पुलित्जर प्राइज इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सिमेंटरी कैटेगरी में फॉर अ ब्लूमबर्ग प्रोजेक्ट एक्सपोजिंग साइबर क्राइम इन इंडिया। की इंडिया में जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उस पे एक प्रोजेक्ट था ब्लूमबर्ग का। तो उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से रिपोर्टिंग की, वो कमेंट्री किया, तो उसके लिए इन्हें मिला है। तो उनके नाम जो है वो याद रखना, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा। और इसके अलावा अनिरुद्ध घोषाल है। ये एक हैनोई बेस्ड रिपोर्टर हैं, इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में अवार्ड जीता है। और ये जो इंडिया के जो जीते हैं, सुपर्णा शर्मा और आनंद आर के, इनके साथ नताली ओबिको पियर्सन, इन्होंने भी जो है वो प्राइज जीता है। और पुलित्जर प्राइज की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1917 में बाय जोसेफ पुलित्जर। ये एक हंगेरियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। और इन्हीं के उस पे जो है ये एक शुरू हुआ प्राइज। और 21 कैटेगरीज में इनको जो है वो एनुअली अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। एक हाईएस्ट कैटेगरी के अवार्ड्स जो हैं ये माने जाते हैं। ठीक है। और तो ये है, तो इनका कब स्टार्ट हुए, और चूंकि अब इंडियन के दो लोगों को मिला है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसके अलावा राघव दास घईहा, ये एक विजिटिंग स्कॉलर है, पॉपुलेशन एजिंग रिसर्च सेंटर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में है। और साथ ही ये फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी इन द फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनको मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड फॉर 2026 जो है वो मिला है। और इसके अलावा कनिका महाजन है, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की अशोका यूनिवर्सिटी की सोनीपत। और इन्हें एलिजाबेथ एडिसिशिया अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इनके भी अवार्ड्स जो है वो, जैसे ये थोड़े अलग तरह के अवार्ड्स हैं। तो ये जो दोनों अवार्ड्स हैं, मेलकॉम और एलिजाबेथ एडिशेसिस ट्रस्ट, ये स्टैब्लिश हुआ था डॉक्टर मेलकॉम एडिशेशिया के उस पे मेमोरी में 1910 से 94 तक ये थे। ये काफी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, इंडियन एजुकेशनिस्ट थे और एक फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल भी रह चुके थे ये यूनेस्को के। और ये इनकी वाइफ थी, सोशल वर्कर थी। तो इन्हीं के ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। फिर अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने 2 डे का जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज, ये जो है वो ये चल रहा है, इसका इनॉग्रेशन किया, ये 5 और 6 मई को चला। और इसका ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका एम था टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय रेयर डिजीजेस। जो रेयर डिजीजेस होती है इनके उनकी वजह से जो भी चैलेंजेस होते हैं। और ये काफी जो है उनका डाइवर्स होती है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और ये इनमें जो है वो एक लंबे समय तक केयर की जो है वो ट्रीटमेंट की आवश्यकता जो है वो होती है। काफी डिफिकल्ट होती हैं जो रेयर डिसीजेस होती हैं, इनको एक तो डायग्नोस करना, उनको मैनेज करना। ठीक है, और इंडिविजुअली जो डिजीज है ये
छोटे कुछ ही लोगों को इफेक्ट करती है, बट अगर कलेक्टिवली देखा जाए, ग्लोबल पॉपुलेशन के टर्म में देखा जाए, तो काफी लोग इससे प्रभावित होते हैं। ज्यादातर जो रेयर डिजीजेस होती हैं, ये जेनेटिक होती हैं नेचर में, और ये जीवन के शुरुआती दिनों में जो है वे दिखती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और इसमें जो है वो कई सारी ऐसी होती है जो क्रॉनिक होती हैं, सीरियस होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी होती हैं। ठीक है। तो अगर इनका टाइमली डायग्नोस हो और इनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाया जा सके, तब इस पे जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क किया जा सकता है। तो इसी के लिए जो है वो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है, और ये पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस, जो कि अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2021 में। और इसका उद्देश्य यही है कि एक ये पूरा फ्रेमवर्क बनाता है कि कैसे जो रेयर डिजीजेस हैं, इनको डायग्नोस किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, इनका ट्रीटमेंट किया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए इसमें। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो 50% जो न्यू केसेस हैं, ये बच्चों में होते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है जो अर्ली एज मॉर्टेलिटी होती है इनका। तो ये सारी चीजें हैं, और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है, इसने इनका जो असिस्टेंस है, इसको बढ़ाकर अगस्त 2022 में 20 लाख से 50 लाख जो है वो कर दिया है। ठीक है। और ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के अंतर्गत जो है वो आता है। और इसका ये जो उद्देश्य है कि इसको और बढ़ाना, और एक डिसेंट्रलाइज केयर सिस्टम प्रोवाइड करना, मतलब, तो ताकि ये जो अफेक्टेड लोग हैं उनके बेहतरी के लिए काम जो है वो किया जा सके। और इंडिया में जो रेयर डिजीजेस हैं, इनके केसेस भी हैं, काफी लार्ज पॉपुलेशन है। तो इसकी वजह से और भी चैलेंजेस हैं कि कैसे इनका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग किया जाए, कैसे इनको जो है वो मैनेज किया जाए। फिर अभी एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है। एक केस था, और उस केस के तहत ये था कि कोई एक डॉक्टर थे, उन्होंने किसी इंडिविजुअल का इलाज किया, उसके आंखों की रोशनी चली गई। फिर उनको एक लाइबिलिटी बनती है, जिसके ऊपर जो है वो केस हुआ था कि नेग्लिजेंस का। फिर जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट था, उन्होंने कंपनसेशन अवार्ड किया था 2.6 लाख का। और उसके बाद जो है जो डॉक्टर थे, उनकी जो है वो 2009 में मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जब कॉम्पनसेशन की बात आई, तो जो उनकी लीगल हायर्स थे, उन्होंने जो है वो नहीं दिया था, मना कर दिया था कि हम नहीं पैसे देंगे, क्योंकि जो पर्सन था, जिनमें केस था, वो उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनसेशन क्लेम्स इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस कैन बी परस्यूड अगेंस्ट अ डिसीज डॉक्टर्स लीगल हायर, जो डॉक्टर के लीगल हायर्स हैं, उनके अगेंस्ट भी केस जो है वो बन सकता है, विद लिमिटेड विद लाइबिलिटी लिमिटेड टू द स्टेट इनहेरिटेड बाय द, मतलब उनके पास जो पैसा, जो धन मिला है उस इंडिविजुअल से, उसी के केस, उस पे बेसिस पे जो है वो चल सकता है। ठीक है। तो इसमें जे के माहेश्वरी और ए एस चंदुरकर की बेंच थी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो पर्टिकुलर डॉक्टर के हायर्स हैं, वो इनको जो है वो जो इनका क्लेम बन रहा है, उसको ये प्रोवाइड करें। ठीक है। तो ये एक अलग तरीके का केस है। और इसमें जो जो इनके हायर्स थे, उन्होंने कंटेंट किया था कि बीइंग वन ऑफ पर्सनल इंजरी डिड नॉट सर्वाइव द डॉक्टर्स डेथ। तो मतलब ये सब है। तो इस तरह के बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो है वो होते रहते हैं। तो इस पे टाइम टू टाइम तरह तरह के जजमेंट जो है वो आते रहते हैं। और एनसीडीआरसी के बारे में इसमें बताया गया है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कि कंज्यूमर कंप्लेन जो होते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, उन पे जो है वो फोकस करती है। और अगर किसी केस में पाया जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें कॉम्पनसेशन वगैरह जो है वो दिया जाता है। ठीक है। तो ये है। और इसी तरह जो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क है फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस, पे काफी टाइम टू टाइम केसेस आते भी रहते हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हो गई, या बट किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो केसेस होते हैं, ये प्राइमरली डिराइव होते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि इसके पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इसको में कुछ कुछ चेंजेस किए गए, और इसके तहत जो पेशेंट होते हैं, वो कॉम्पनसेशन जो है वो पा सकते हैं, अगर डेफिशिएंट सर्विसेज जो है उन्हें प्रोवाइड की गई हैं। तो ये एक केस था पर्टिकुलर, उसमें ये जजमेंट जो है वो आया है सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस का स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ा के 37 जो है वो किया जाना है। और इसके लिए जो यूनियन कैबिनेट है, इसने प्रपोजल को अप्रूव किया।
और ये आपका द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 है, ये पार्लियामेंट में आएगा। और इसके तहत ये जो अमेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को। और इसके अमेंड करने के से ये जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनके नंबर बढ़ा के 33 है प्रेजेंट, इससे बढ़ा के इसको 37 किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब अगर चीफ जस्टिस को इंक्लूड कर लें तो टोटल 38 हो जाएंगे। लेकिन अभी जो इंक्लूजन होता है, तो इससे अभी जो करंट स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, विद सीजीआई है 34 और विदाउट सीजीआई जो है वो 33। तो इसको बढ़ा के ये अभी 37 कर दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेहतर तरीके से एफिशिएंटली वर्क करे, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके जो भी लिजिटेंट्स हैं उनको। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सैलरी ऑफ जजेस हैं, जो उनका एक्सपेंडिचर है, सपोर्टिंग स्टाफ का, जो अदर फैसिलिटीज हैं, ये कंसोलिडेटर फंड ऑफ इंडिया से जो है वो मेट किया जाता है, मिलता है ये। और आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोवाइड करता है फॉर ए सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and until parliament by law prescribe a large number not more than 7 other judges। ठीक है, तो ये था मतलब 124 में। फिर इसको जो है वो बढ़ा के बाद में जो है वो चेंजेस किए गए और जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया गया। फिर तो जो पहला लॉ था टू इंक्रीज द जजेस स्ट्रेंथ वो 1956 में आया। फिर इसके बाद जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो है वो 10 किए गए थे। फिर टाइम टू टाइम कई सारे अमेंडमेंट हुए। 1960 में हुआ, 1977 में हुआ, 1975 9 में हुआ, और उसके बाद 2008 में हुआ। और और अभी फिलहाल जो स्ट्रेंथ है ये 34 जजेस की थी। तो अब इसको फर्दर इंक्रीज करके 37 किया जाएगा। तो ये कैबिनेट में ने डिसाइड किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्फॉर्म किया कि जो 30 बैंक्स हैं इनको इंटीग्रेट किया गया है इनटू अ सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम, जो है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। और इसके तहत जो लीगल हायर्स हैं ये अपने जो फंड्स हैं वो ट्रेस करेंगे कि मान लो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, किसी का अकाउंट है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके अकाउंट में कितने पैसे थे, तो उसको जो है वो अच्छा उनको जो है वो एक्सेसिबल कराया जाएगा। तो इसमें भी जो है वो एक पिटीशन जो है वो दायर किया गया था। 3 जजेस की बेंच थी, इसमें जस्टिस विक्रम नाथ जो है वो हियर कर रहे थे, एक पीआईएल। और ये जर्नलिस्ट है सुचेता दलाल, इनके द्वारा जो है फाइल किया गया था। इसमें कहा गया था कि दैट फंड्स लाइन in dormant or in operative accounts were increasingly being transferred to government managed pools। तो मतलब जो ऐसे फंड्स होते हैं इनको गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसी में इन्होंने डायरेक्शन के लिए बोला है कि आप एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाइए, ताकि जो डिसीज्ड पर्सन है उसका जो भी फाइनेंशियल असेट है उसके बारे में जो उसके लीगल आयर्स है उनको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किए जा सके। तो इसी में जो आरबीआई के लिए जो एडवोकेट जो सब अपने जिन्होंने अपनी बातें रखी, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उद्गम पोर्टल है, ऑपरेशनल है, और जो पेटिशनर्स हैं उनके कंसर्न को ये देखता है। उद्गम पोर्टल एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। इसमें अभी लगभग 20 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। और इन्होंने जो है वो 44 लाख सर्चेस जो है वो अभी तक की गई हैं इसमें 1 अप्रैल तक। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। अभी हमने देखा था कि एक उड़ीसा में केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति था और उसकी सिस्टर के अकाउंट में कुछ 20-20 हजार रुपए थे, तो उसको निकलवाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे, तो उस वजह से वो कब्र से वो लेके गए थे। तो बड़ा ये विवाद भी हुआ था कि क्या कैसा सिस्टम है इस चीज को लेके। फिर बाद में उनको जो मनी था वो प्रोवाइड किया गया। बैंक के जो एम्प्लॉयज थे काफी उन्होंने उनको हैरेस किया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब अगर कोई पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या उसके कितना धन है, कितना पैसा, उद्गम पोर्टल के माध्यम से पता किया जा सकता है। फिर यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है, अमेंडमेंट करेंगे ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में। और जिसके तहत अगर नेशनल जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम,
इसका कोई इंसल्ट करता है और या इसके गाने में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस जो है वो हो जाएगा। अभी ये जो एक्ट है ये नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कवर करता है और इनका अपमान होने पे, इंसल्ट होने पे जो है वो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है या फाइन जो है वो लगाया जाता है। तो अभी फिलहाल अब जैसे हमें पता है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, इन इनका वंदे मातरम को ये काफी उससे लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम इसको, इन्होंने अभी फरवरी में ये भी किया था, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है एडवाइजरी जारी किया था, इंस्ट्रक्शंस, कि जो भी स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, यहाँ पे पूरा वंदे मातरम का 6 स्टैंजा जो है वो गाया जाएगा। और इसमें का मतलब 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा का समय लगेगा। जितने भी ऑफिशियल इवेंट रहेंगे वहां पे इसको भी अब जो है वो गाना जो है वो किया गया है कंपल्सरी। तो अब नया जो है डिसीजन इसके तहत जो एक्ट है, इसमें चेंजेस करके इसको पनिशेबल ऑफेंस बना, जो है वो एक वो ऑफेंस बनाया जाएगा अगर कोई इंसल्ट करता है वंदे मातरम का उस केस में। वंदे मातरम की बात करें तो इसको जो है वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 150वां साल इसका पिछले साल मनाया गया, विंटर सेशन में काफी इस पे बातचीत भी हुई। और जो गवर्नमेंट है बीजेपी, उसने जो है वो कांग्रेस पे कई सारे एक्यूजेशंस भी लगाए कि इन्होंने जो है वो वंदे मातरम को प्रॉपर जो है वो नहीं किया है, रिस्पेक्ट नहीं दी है। तो इसमें कई सारे जो है डिबेट्स वगैरह जो है वो चलते रहते हैं, इश्यूज इसमें काफी सारे हैं। तो इन्होंने जो लिखा था तो इनकी नॉवेल आनंद मठ में ये पब्लिश हुआ था अर्ली 1880s में। और बाद में जब 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चला था तो उस टाइम पे वंदे मातरम जो है वो काफी जोर शोर से लोग उसको गाते थे और चला था। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, लोगों के अंदर स्वदेशी की भावना और अपने देश के प्रति जो भावना है उसको जागृत करने के लिए इसको यूज किया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं। फिर टू नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस मैक्सॉन। इन्होंने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा ट्रांजिट किया है, करते हुए इन्होंने अरेबियन गल्फ में इन्होंने एंट्री किया। और ये इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसे अभी जो वॉर चल रही है अभी मतलब पूरी तरह से रुका नहीं हुआ है, चीजें हो रही हैं, डिस्कशन बातचीत हो रही है। बट अभी कल हम देखें तो ईरान ने यूएई के एक ऑयल फैसिलिटी पे अटैक किया है और यूएस भी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा उसमें कैप्चर करने का वो कर रहा है कि हम पास जो है वो नहीं होने देंगे। ईरान कह रहा है कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे एक डायरेक्ट अटैक है। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। तो वॉशिंगटन का जो ये प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन है, ये से पूछ सकता है कि ये कैसे कब चला है। तो इसी में जो यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, इन्होंने इसको पास किया। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमें पता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट वाटरवे है, 20% जो वर्ल्ड का ऑयल है वो इसके थ्रू जो है वो पास होता है। फिर इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 17A, ये एक 45,000 करोड़ का प्रोग्राम है और इसके तहत 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स जो हैं वो बिल्ड किया जा रहा है। इनकी एंटी सरफेस एंटी एयर एंटी सबमरीन जो है वो क्षमताएं हैं। और ये इनको जो है वो जो फ्रिगेट्स हैं इनमें एडवांस चीजें सारी बनाई गई हैं। और ये जो है वो शिवालिक क्लास फ्रिगेट जो है वो इनको जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस महेंद्रगिरी ये जो है वो डिलीवर किया गया। आगे आने वाले टाइम में और भी जो वेसल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो सीएजी की अभी एक रिपोर्ट आई, इसने कहा है कि एट द नेवी इज इंडक्टिंग प्लेटफॉर्म्स विदाउट बिल्डिंग द नेसेसरी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें उन्होंने कहा है कि काफी सारे गैप्स हैं, प्रॉपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इसमें बताया कि जो 17A प्रोजेक्ट है ये तो 75% इंडिजिनस कंटेंट से बना है, लेकिन काफी सारा जो क्रिटिकल कंपोनेंट है वो अब्रॉड बाहर से ही आ रहा है, जिनके बिना वेसल्स का जो इंटीग्रेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस पे लेके उन्होंने चिंता जताई है। और उन्होंने कहा है कि इंडियन ओशन में जो है कैरीज मोस्ट ऑफ द इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट्स, मतलब ये इन्हीं से होता है। और यहाँ पे चाइनीज लेबर डिप्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ रहा है। और कैसे इसमें और बेहतर हो तो उस पे काम करना होगा, और जो भी गैप्स हैं जो इन कुछ चीजों को जो है वो क्लियर जो है वो करना होगा। ठीक है, तो ये है। तो मतलब एक मतलब
जो सीओजी की रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम देखती रहती है कि किस तरह से सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं ये, तो ये सारी इसकी चीजें हैं। फिर टू न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल किया यूनियन कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री ने इसको लेट किया। इसमें जो टू न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनेंगे, और इसमें जो है वो कंट्री का पहला कॉमर्शियल मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी बनेगा, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और साथ ही साथ एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी बनेगी। जो टू प्रपोजल्स हैं ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं गुजरात में बनेंगी, और इसमें टोटल 3,936 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, और माना जा रहा है इससे 2,230 जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड ये स्टैब्लिश करेगा एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी फॉर कंपाउंड सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन एंड असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग इन धोलेरा गुजरात में ये बनेगा। ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है वो माइक्रो और मिनी एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाएंगे, और ये गैलियम नाइट्राइड फाउंड्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये 6 इंच वेफर्स प्रोवाइड करेंगे। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बताया जा रहा है कि ये 72,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले पैनल जो है ये बना सकेंगे एनुअली, और 24,000 सेट बनाएंगे आरजीबी मिनी माइक्रो एलईडी जीएएन एपिटैक्सी वेफर। तो ये मतलब प्रोडक्शन का काम करेंगे जो एलईडी टीवी वगैरह होती हैं उनके उसके लिए। और इसी तरह जो सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड है ये सेटअप करेगा आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी, ये सूरत में बनेगा गुजरात में, और इससे जो डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। प्रपोज्ड जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर एनम वो 1033.20 मिलियन चिप है। ठीक है। और इंडियन अगर हम सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2021 में, और इसके लिए 76,000 करोड़ का आउटले रखा गया था। इसका उद्देश्य था कि इंडिया में एक बेहतर जो है वो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना, और ये गवर्नमेंट का जो मेकिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसका एक पार्ट है, जिसमें जो हमें अपना इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है, और इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देना है, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो ये धोलेरा और सूरत दो फैसिलिटीज में ये बनेंगे, तो ये दोनों लोकेशंस भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 इसका भी अप्रूवल किया गया है, और इस स्कीम का उद्देश्य है क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करना, क्रेडिट क्रेडिट गारंटी कवरेज 100% फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और 90% फॉर नॉन एमएसएमईज, साथ ही साथ एयरलाइन सेक्टर के लिए भी। ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट इस बैक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम होता है जिसके तहत जो बिजनेसेस होते हैं ड्यूरिंग क्राइसिस उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अभी हमें पता है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, पूरा एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है मिडिल ईस्ट में। इसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें डिस्ट्रप्शन है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए इसको जो है वो इन्होंने अप्रूव अभी जो अप्रूव किया है। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था 2020 में एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, और इसके तहत जो कोविड पैंडेमिक आया था उसका जो एक मेजर सिग्नल जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था उसको बेहतर करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। तो फिलहाल अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है उसको देखते हुए इसका अप्रूवल किया गया है। फिर कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई इसमें जो है वो अप्रूवल किया गया है वादीनार शिप रिपेयर फैसिलिटी का, ये गुजरात में बनेगा वादीनार में शिप रिपेयर फैसिलिटी, और इसके तहत जो इंडिया का नेशनल शिप रिपेयर इकोसिस्टम है वो बेहतर होगा, और इसको जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और इसमें लगभग 1570 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये एक प्लान इसको एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह जो है प्लान किया जा रहा है। इसमें 650 मीटर जेटी बनेगा, 2 लार्ज फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स बनेंगे, वर्कशॉप बनेगी,
और इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बनाया जाएगा। ठीक है, वादीनाथ की बात करें तो एक नेचुरल डीप ड्राफ्ट है, और ये कनेक्ट है, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू मेजर शिपिंग रूट्स, और ये मुंद्रा और कांडला पोर्ट से काफी जो है पास में है। तो ये कमर्शियल जो शिप्स होती हैं, जो फॉरेन फ्लैग वेसल्स होती हैं, वो बेहतर तरीके से उनके लिए ये काम जो है वो करता है। तो जो एक गैप है कि क्या, हाँ, अगर जैसे कोई शिप आए तो रिपेयर वगैरह अगर करवाना है तो उसको ये पूरा एक फिल करने का काम करेगा। और इससे जो हमारा एक विजन है कि हमारा जो मैरिटाइम इंडिया विजन है, अमृत काल है, 27 तक हमको अपनी जो चीजें उनको बेहतर करना है, उसको भी ये सपोर्ट करेगा। फिर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, और ये इसके लिए जो है वो 5659.22 करोड़ का आउटले रखा गया है, और ये 2026-7 से 2030-31 तक इम्प्लीमेंट होगा। इसका उद्देश्य है कि जो कॉटन सेक्टर है, इसमें जो कंसर्न्स हैं, उसमें जो बॉटलनेक्स हैं, जो इनका डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ में, उसको सॉल्व करना, और जो क्वालिटी कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व करना। तो ये गवर्नमेंट का 5F विजन है, जिसके तहत फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, इस पे जो है वो अलाइन है इससे। मतलब इसका उद्देश्य है कि बेहतर तरीके का प्रोडक्शन करना, उसे फाइबर बनाना, फैक्ट्रीज में भेजना, फिर वहां से बेहतर जो है वो कपड़े तैयार करना, फिर उनको एक्सपोर्ट करना। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें जो है वो और मजबूती आएगी, और इसमें कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने पे काम किया जाएगा। हाई यील्डिंग और पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स पे काम किया जाएगा। ठीक है, मॉडर्न क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ताकि प्रोडक्शन को जो है वो बेहतर करा जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, और इसके अलावा मतलब उसमें फार्मर्स को जो है वो एम्पावर किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि कैसे जो है वो अपना ये प्रॉपर जो है वो प्राइस वगैरह जो है वो पा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो कॉटन वेस्ट होगा उसको रिसाइकिल किया जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी पे पूरा एक काम होगा। जो रिसोर्सेज है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। इस जो कॉटन प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो टारगेट है वो ये है कि हमें जो है वो 31 तक जो है वो 498 लाख बेल्स जो है वो प्रोड्यूस करना है। लिंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इसको हमें बढ़ाकर 755 किलोग्राम पर हेक्टेयर करना है। माना जा रहा है कि इससे कॉटन क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और इसके साथ ही साथ ये नेचुरल फाइबर्स को भी प्रमोट करेगा, फ्लैक्स, रेमी, सीसल, मिल्कवीड, बैम्बू, बनाना, इन सबको। और ट्रैश कंटेंट में इससे कमी आएगी। ठीक है, और भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, बट जो इसकी प्रोडक्टिविटी है बहुत टाइम से जो है वो स्टेगनेंट हो गई है। पेस्ट अटैक वगैरह करते हैं, जैसे पिंक बॉल वर्म है, इसकी वजह से कॉटन में प्रॉब्लम हो जाती है, प्लांट में डिजीज लग जाता है। तो उसकी वजह से दिक्कतें जो है वो आते हैं। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसानों को एक प्राइस सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, प्रोक्योरमेंट में हेल्प करता है। तो मतलब टोटल उद्देश्य यही है कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा और बेहतर किया जा सके, और उसके लिए पूरा 5 ईयर का एक जो है वो टाइमलाइन रखा गया है। फिर स्टील सेक्टर की बात कर लें तो स्टील सेक्टर जो है वो इंडिया का बैकबोन ऑफ कंट्री का है, और बेहतर तरीके से काम हो रहा है स्टील के क्षेत्र में, और जो हमारा डोमेस्टिक रिलायंस है वो बेहतर हुआ है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना 2018 में, और तब से इसकी जो ये पोजीशन है वो सेम बनी हुई है। और जो शेयर ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन है ये बढ़ा है, 5.2% था 2014 में, बढ़ के 7.9% हुआ 2024 में। और इंडिया जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे उभर रहा है। कंट्री जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है फिनिश्ड स्टील का। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है इनकी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की। और फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन में भी काफी राइज जो है वो देखने को मिला है पूरे इस टाइम में। तो ये क्या दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम हो रहा है, अर्बनाइजेशन जो है वो रैपिड हुआ है, तभी तो स्टील की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो एक जो विजन है कि आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना, उस पे ये पूरा काम जो है वो हो रहा है। और इसी केसेस में बताया गया है कि इंडिया जो है वो अपना जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 2047 तक
500 मीट्रिक टन जो है वो करना चाहता है। और साथ ही साथ हमारा एक जो डीकार्बोनाइजेशन है उस पे भी हम काम कर रहे हैं कि 70 तक हमको जो एक नेट जीरो एमिशन करना है। तो कैसे क्लीन एंड ग्रीन जो है वो इस सेक्टर को भी किया जाए, उस पे भी वर्क जो है वो हो रहा है। और इसमें स्टील प्रोडक्शन में तो बताया गया कि काफी स्ट्रांग रहा है और एक इसमें सस्टेन जो है मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। और तो इसी में जैसे कुछ कुछ डेटा है कि जो क्रूड स्टील रजिस्टर्ड प्रोडक्शन ग्रोथ है ये बढ़ा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील जो है वो रिकॉर्डेड एट CAGR ऑफ 9% का ग्रोथ रहा 21 से 26 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील है वो 160.9 मीट्रिक टन रहा, तो इसमें भी जो है वो 9% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। तो ओवरऑल यही कि स्टील सेक्टर में काफी जो है वो ग्रो हो रही है। और इससे जो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री है मतलब वो भी जो है वो और बेहतर हो रहा है। और इम्पोर्ट में कहा गया है कि एक्सपोर्ट का जो है स्टील का वो 26 का जो डेटा है उसमें बढ़ा है, 29.1% रहा। और इम्पोर्ट्स में कमी आई है, 9.5% जो है ये रहा है। और इंडिया का जो टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं जहाँ पे हम स्टील का एक्सपोर्ट करते हैं, 26 में ये वियतनाम था, बेल्जियम था और ताइवान था, जहाँ पे 50% से ज्यादा जो टोटल फिनिश्ड स्टील है उसका एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है। फिर इसके अलावा कई सारे मेजर्स जो हैं वो उनको लागू किया गया है ताकि इस सेक्टर को और जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। फिर इसके अलावा इसमें कहा गया है कि 25 में गवर्नमेंट ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई ऑन सेलेक्ट नॉन एलॉय एंड एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पे। फिर 25 में एक सरल SIMS सिस्टम जो है वो लॉन्च किया एज अ सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर द स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये SIMS क्या है? स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके तहत। और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पुश है टुवर्ड्स लो कार्बन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, तो इस पे भी इंडिया जो है वो काम कर रहा है। और इंडिया 24 में पहला कंट्री बना जिसने इंट्रोड्यूस किया ऑफिशियल ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी। और इसमें बताया गया कि ग्रीन स्टील क्या है, कितना परसेंटेज जो है वो होता है ग्रीनलीनेस का। और इन्होंने कहा है कि इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्टील प्लांट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशन इंटेंसिटी लेस देन 2.2 टन्स ऑफ CO2 पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि ग्रीन स्टील का क्या है। कभी कभी इस तरह से पूरा का पूरा वो पूछते हैं ये कि क्या इसमें है। और इन्होंने बताया है कि 26 तक 89 स्टील यूनिट जो है वो इनको ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन अवार्ड किया जा चुका है। ठीक है, तो परसेंटेज जो ग्रीननेस है कितना होता है, जिससे ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि लेस देन 2.2% ऑफ CO2 एमिशन पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील, मतलब जो पूरा फिनिश्ड स्टील बनने में कितना CO2 का एमिशन जो है वो हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारा यूनियन बजट है 26-27 का, इसमें CCUS टेक्नोलॉजी प्रपोज किया गया है स्टील के लिए और अदर इंडस्ट्रीज के लिए। AI भी यूज किया जा रहा है स्टील के क्षेत्र में कि कैसे जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो उसको और यूटिलाइज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और ग्रीन प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये है और क्रिटिकल कंपोनेंट है इकोनॉमी का और इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। इससे जो है वो GDP में ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 की, इसका क्या टारगेट था, फिर अभी क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इंडिया में की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल टाटा स्टील है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जो है वो है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन्होंने इशू किया है एक अपडेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और इससे कहा जा रहा है कि जो FDI है इंडिया में उसमें और ट्रांसपेरेंसी आएगी, बेहतर होगा। और जो ये न्यू SOP है इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये सेट करता है मैक्सिमम टाइमलाइन ऑफ 12 वीक्स फॉर प्रोसेसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन की। जैसे अगर कोई फॉरेन का है, कोई कंपनी है वो इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो उसका जो भी एप्लीकेशन है उसको 12 वीक के भीतर जो है वो पूरा जो है वो प्रोसेस कर दिया जाए। और एन इंक्रीज फ्रॉम 10 वीक लिमिट इन पहले जो है वो 2017 का जो SOP था इसमें 10 ही वीक का था, अभी इसको बढ़ा के 12 किया गया है। और
इसमें कहा गया है कि जो लार्ज इन्वेस्टमेंट है उनको जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसके द्वारा जो है वो मस्ट बी क्लियर, उनको क्लियर जो है वो करना होगा। और एसओपी मैंडेट कर रहा है हाईएस्ट सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की जो भी सेंसिटिव हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे हमें पता है कि इन सब चीजों को ओपन किया गया है, तो उनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अप्रूवल देने से पहले प्रॉपर तरीके से सारी जो जांच है वो हो जाए। और इसका उद्देश्य है कि एफडीआई एप्लीकेशन प्रॉपर, एक तो जो प्रोसेस है उसको पेपरलेस बनाना। अब उनको फिजिकल कॉपीज नहीं चाहिए रहेंगी किसी भी डॉक्यूमेंट की। और ये एफपी पोर्टल के तहत जो है वो फाइल कर सकेंगे एप्लीकेशन। ये इसके लिए एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल जो है वो बना है। और एक बार प्रपोजल सबमिट हो जाएगा तो फिर उनको 2 दिन के भीतर उनको आइडेंटिफाई करना होगा किस मिनिस्ट्री से कंसर्न है, उसके कैसे उसको प्रपोजल को आगे बढ़ाना है, इस पे ये काम जो है वो करना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके द्वारा जो है वो इसको शेयर किया जाएगा। तो मतलब एफडीआई को बेहतर करने के लिए और चीजों को और सही करने के लिए ये काम किया गया है। फिर वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं टो लैम। ये कल दिल्ली आए हैं, ये इनका फर्स्ट स्टेट विजिट रहा है। और इन्होंने अभी वियतनाम और इंडिया का 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है बायलेटरल रिलेशंस का, तो उसमें ये आए हैं। और इन्होंने जो है ये बिहार के बोध गया में भी विजिट किया। और इन्होंने महाबोधि टेम्पल है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे प्रेयर्स ऑफर किए। और इसके अलावा वियतनामीज मोनेस्ट्री है बोध गया में, यहाँ पे भी ये गए। ठीक है, तो इंडिया और वियतनाम का काफी एक हिस्टोरिकल टाइज रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। बुद्धिज्म के थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन में एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक इनकी पार्टनरशिप है। और जो हमारा विजन है कि हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया, तो जो वियतनाम है एक ये की जो है वो पिलर है इंडिया उसमें। तो हम चाहते हैं कि इनके साथ हमारा रिलेशन और बेहतर रहे और ताकि दोनों कंट्रीज मिलजुल के आपस में काम कर सकें। फिर इंडिया ने अभी कंडेम किया है ड्रोन अटैक्स हुए हैं यूएई पे। यूएई का फुजेरा पेट्रोलियम जोन है। और जैसे अब इसमें अटैक हुआ तो ये लोकेलिटी का जो है वो पूछा जा सकता है कि कहाँ है, यूएई में है। और इसमें 3 इंडियन नेशनल्स की भी जो है वो उनको जो है वो इंजरी हुई है। और इसी के लिए जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने ग्रीफ अपना जताया है, कंसर्न्स भी जताए हैं। सारी कंट्रीज जो है वो जो अटैक किया है ईरान ने, इसका जो है वो विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इमिडिएटली जो है वो जितनी भी हॉस्टिलिटीज इनको बंद करना चाहिए, ताकि जो सिविलियन लाइफ है और जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। फुजेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन, ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल स्टोरेज एंड बंकरिंग हब है। और ये यूएई के ईस्टर्न कोस्ट में है, लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और ये क्रिटिकल ऑल्टरनेटिव रूट है फॉर ऑयल शिपमेंट्स बाईपासिंग द स्ट्रेट। ठीक है, और इंडिया के ईरान और यूएई दोनों के साथ ही क्रिटिकल जो है वो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज जो है वो रहे हैं। तो इसी पे ईरान ने जो है ये ड्रोन अटैक जो है वो किया है, टारगेट किया है। तो ये है। फिर साइंस में अगर हम देख लें तो क्वांटम कंप्यूटर्स की बात होती है कि ये जो है वो नए टाइप के कंप्यूटर होंगे जो कि कैलकु बहुत फास्ट जो है वो वर्क करेंगे कैलकुलेशन को। जो अभी ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं उनके कंपैरिजन में फास्टर वर्क रहेंगे। ठीक है। और लेकिन ये जो होते हैं ये काफी फ्रेजाइल होते हैं। और ये लो टेम्परेचर पे जो है वर्क करते हैं, और उसमें थोड़ा सा भी अगर वाइब्रेशन होता है या हीट होता है तो इससे ये वर्किंग जो इनका स्टॉप हो सकता है। तो अभी रिसर्चर्स ने है, ये गूगल क्वांटम एआई का है। तो इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है और उसमें इसने कहा है कि इन्होंने एक नया थ्रेड पाया है टू दीज कंप्यूटर्स। इसको नाम दिया है कोरिलेटेड फेज एरर बर्स्ट। और ये क्या है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम आउटर स्पेस एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट बोथ एमिट आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो मतलब ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे कि जो है वो जो है वो रेडिएशन निकलता है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर जो है वो पड़ रहा है। और उसने बताया कि स्मॉल डोज भी रहेगा तो उससे भी जो है वो इस पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। और उन्होंने कहा है कि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। और इससे जो है वो इसमें जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स हैं उस पे इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है। और ब्रेकअप्स की वजह से एक क्वासी पार्टिकल्स जो है वो जनरेट होते हैं जिनको कहा जाती है कि
क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेब्रिस की तरह जो है वो ये होते हैं। ठीक है। और जैसे हमें पता है जो हमारे जो कन्वेंशनल चिप होते हैं ये सेमी कंडक्टर से बनते हैं, जो क्वांटम चिप्स होते हैं ये क्यूबिट्स से बनते हैं। तो इसी पे साइंटिस्ट ने जो है वो एक वरी हुआ है इनको कि क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है और कितना ये सेंसिटिव हो सकते हैं, क्या इससे क्रैश हो सकता है। तो इसी पे ये काम कर रहे हैं और इनका सोल्यूशन भी ये कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है इसका कैसे सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। ठीक है। तो अभी इस पे और फर्दर ये रिसर्च इनका जो है वो चलेगा अभी। और इन्होंने कहा है कि सिंगल डोज ऑफ जो रेडिएशन है इससे भी जो क्यूबिट्स है उसकी फ्रिक्वेंसीज पे असर पड़ेगा और उससे जो पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग है उस पे जो है वो उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अब जैसे रिसर्च तो नहीं पूछेगा लेकिन हाँ क्यूबिट क्या है ये पूछ सकता है कि ये द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इन ए क्वांटम कंप्यूटर, एनालॉगस टू अ क्लासिकल बिट। जो हमारा बिट होता है कंप्यूटर में वैसे ही इसमें क्यूबिट है। और बट केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन सुपर पोजिशन स्टेट्स। क्वासी पार्टिकल्स क्या हैं, क्वांटम एरर कनेक्शन क्या है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जैसे जो कीवर्ड्स में दिए हैं ये जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। मेटा मटेरियल है तो इसको रिसर्चर्स हैं यूरोप के, उन्होंने कहा है कि ये जो एक जो नॉन लिविंग और लिविंग मटेरियल के बीच का जो डिस्टिंक्शन होता है कि जो नॉन लिविंग मटेरियल है वो लर्न भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं ये हटाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक नए तरीके का मेटा मटेरियल तैयार किया है और अनलाइक नेचुरल मटेरियल जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिटरमाइन होती है कि क्या केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है। जो मेटा मटेरियल है इनकी जो प्रॉपर्टी है और इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट, इन सब चीजों से इनका पूरा डिफाइन होता है और ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं और इसमें जो है वो लाइट का जो काउंटर इंस्टिट्यूटिवली होता है, इस मतलब जो एक लाइट को बेंड कर सकते हैं उस पे इन्होंने पूरा जैसे काम किया है और उसी बेसिस पे इन्होंने एक नया मटेरियल जो ये तैयार किया है। ये जो रिसर्चर्स की टीम थी इन्होंने एक प्रोग्रामेबल मेटा मटेरियल तैयार किया जिसमें एक चेन है कई सारे कनेक्टेड यूनिट्स की जो है वो बनी हुई है और जो हर यूनिट है उसमें एक स्मॉल मोटर है, एक स्मॉल एंजल सेंसर है, माइक्रो कंट्रोलर है जिसकी हेल्प से इसको जो है वो टीच किया जा सकता है कि आपको किस तरह का शेप जो है वो लेना है। तो एक नया तरह का रिसर्च है ये और इसमें इन्होंने कहा है कि इस पर भी और ये फर्दर जो है वो काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है और अब हमें देखना होगा कि फिर आगे जैसे वो कैसे ये क्या है, तो मतलब एक नए तरह की डिस्कवरी है ये कि मेटा मटेरियल क्या है। एक नया तरह का मटेरियल जो कि कैपेबल है, लर्निंग इसकी जो है वो हो सकती है। तो इसको नए के इंजीनियरिंग करके जो है वो बनाया गया है। ठीक है? अब आगे इसका किस तरह से क्या यूज़ होता है ये देखना होगा। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का जो है वो आईसीसी मेंस टी20 में जो रैंकिंग है वो नंबर 1 रैंकिंग है। टॉप पोजीशन पे हैं ये और इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट टीम टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर टी20 वर्ल्ड कप टाइटल। साथ ही साथ इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो थर्ड टाइम इनका जो है विन रहा, अभी मार्च में इन्होंने जीता था। ठीक है। तो अभी टॉप की रैंकिंग है इनकी। टी20 इंटरनेशनल जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट होता है और एनुअल जो मैथ्स में जो है वो रैंकिंग वगैरह आईसीसी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो भारत की जो है वो टॉप रैंकिंग है। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था और आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे।